अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की क्या अहमियत है और कहाँ इस्तेमाल होता है। जब भी हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो पास्ट में हो यानी माजी में हो, प्रेजेंट यानी हाल में हो या फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में हो, तो हम हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ये बताना चाहूँ कि अली खेल रहा है, आयशा सो रही है या माइकल हंस रहा है, तो इन तमाम सेंटेंसेस में आप ये देखें कि मैं एक्शन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बात करते हैं किसी स्टेट की। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं इस चीज़ को जानती हूँ, आई नो दिस थिंग, तो यहाँ नो कोई एक्शन नहीं है बल्कि एक स्टेट है। तो इस तरह के तमाम अल्फाज जिनमें हम कोई एक्शन, कोई स्टेट या किसी वाक़ये के होने को शो करते हैं, हम वर्ब कहते हैं। किसी भी जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। ग्रामर में कोई भी जुमला यूजुअली सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्शन वर्ब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्ब्स की डिफरेंट काइंड्स क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक्शन वर्ब के बारे में। एक्शन वर्ब ये है कि जब आप किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन आपकी कोई भी हरकत हो सकती है, किसी भी शख्स की परफॉर्म की गई कोई भी हरकत एक्शन वर्ब कहलाएगी। मिसाल के तौर पे मिस्टर एक्स इज रनिंग, मिस्टर एक्स भाग रहा है। अब भागना एक एक्शन है, कोई हरकत है, तो इस तरह के तमाम चीजें जो हरकत को डिस्क्राइब करती हैं, हम उन्हें एक्शन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्सन इज स्विमिंग। ये देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी है, ही इज स्विमिंग। तो कोई भी शख्स जब स्विमिंग का एक्शन परफॉर्म करेगा तो हम इस स्विमिंग को एक्शन वर्ब कहेंगे। या फिर शी इज डांसिंग या ही इज डांसिंग, यहाँ पर ही का लफ्ज सब्जेक्ट है और डांसिंग का लफ्ज जो है डेफिनेटली वो एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। उनमें एग्रेसिव एक्शन भी हो सकता है कि जब बहुत ज्यादा हरकत हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हरकत बहुत ही कम हो। जैसे ही इज ब्रीदिंग, वो सांस ले रहा है। ही इज सीइंग, वो देख रहा है। ये देखना, सुनना, बोलना, ये तमाम जितने भी वर्ब्स होंगे हम इनको एक्शन वर्ब कहेंगे। और ये आपको बताएंगे कि बंदा जो है वो इस वक्त मुस्तकबिल में, हाल में या माजी में क्या हरकत कर रहा है। एक्शन वर्ब्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और एक्शन वर्ब्स को हम 3 फॉर्म्स में डिफरेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। और कुछ एक्शन वर्ब्स में ईडी नहीं लगता, जैसे कट, कट एंड कट। अब हम आते हैं लिंकिंग वर्ब्स पे। टाइप्स ऑफ वर्ब में सेकंड टाइप लिंकिंग वर्ब्स हैं। जब भी कभी कोई भी वर्ब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दे या कंप्लीट करने में हेल्प करे, इस तरह के वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब्स में अगर मैं पास्ट में बात करूं, जब आप पास्ट में वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल करेंगे वॉज या वर। जैसे आई वॉज एब्सेंट, मैं मौजूद नहीं था। ही वॉज एब्सेंट, वो मौजूद नहीं था, गैर हाजिर था। या शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। तो यहाँ पे वॉज का जो इस्तेमाल है वो शो करता है कि आपने एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट कर दिया। इसी तरह प्रेजेंट की बात करूं तो इज, एम, आर जो हैं वो लिंकिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट को अगले सब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स का इस्तेमाल ग्रामर में बहुत ज्यादा जरूरी है और लिंकिंग वर्ब्स के बगैर यूजुअली जुमला कंप्लीट नहीं होता। मैं आपको कुछ मिसालों से वाज़ेह करती हूँ। आप देखिए, दिस केक इज टेस्टी। अब यहाँ पर इज का वर्ड जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। सेंटेंस नंबर 2 में देखिएगा, वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आर का जो लफ्ज है वो इन दोनों को लिंक कर रहा है, तो इसलिए हम आर को एक लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तीसरे सेंटेंस में देखें, आई एम सिक। यहाँ पर एम एक लिंकिंग वर्ब है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करता है और उसे कंप्लीट करता है। जैसे He has played cricket, वो क्रिकेट खेल चुका है। अब यहाँ पर played एक मेन वर्ब है। अब इस played को कंप्लीट करने के लिए मुझे has या have का लफ्ज लगाना पड़ेगा। ये has और have क्या होगा? डेफिनेटली एक स्टूडेंट का सवाल है कि जब आपने played का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया और एक वर्ब इस्तेमाल कर लिया तो वर्ब के साथ वर्ब कैसे लग सकता है? जी हाँ, जब आप मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हेल्प करने के लिए जिस लफ्ज को साथ लगाते हैं उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और यूजुअली पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों सेंटेंसेस में ज्यादातर
हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ और मैं इसका नीचे लिंक दे रही हूँ ताकि आप उसको भी अप्रोच कर सकें। अब चलते हैं मॉडल वर्ब्स की तरफ। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को या किसी भी चीज की जरूरत को या किसी चीज की एबिलिटी को शो करते हैं। ये भी मेन वर्ब्स के साथ मौजूद होते हैं, जैसे कि जॉन कैन गो टू स्कूल, यानी जॉन स्कूल जा सकता है। इसी तरह जॉन कुड क्लाइंब अप द माउंटेन्स, जॉन माउंटेन्स पे चढ़ सकता था। यानी वो तमाम अल्फाज जो किसी भी पॉसिबिलिटी को या किसी जरूरत को शो करते हैं वो तमाम मॉडल वर्ब्स होते हैं। मैं आपको एक और मिसाल दूंगी। माइकल कैन ड्राइव, माइकल कैन कुक गुड फूड, माइकल कैन गो टू अदर सिटी। अब ये तमाम बातें माइकल की एबिलिटी को शो करती हैं कि माइकल अच्छा खाना पका सकता है, माइकल दूसरे शहर जा सकता है, यानी माइकल के तमाम काम कर सकता है। यहाँ पर कुक के साथ मुझे कैन का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी मेन वर्ब के साथ एक मॉडल वर्ब लगाना पड़ा। अब आते हैं अगली टाइप की तरफ, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिससे मुकम्मल होने के लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जुमले में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद हो, दूसरा ये कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब मौजूद हो, और तीसरा ये कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तब भी जुमला मुकम्मल हो सकता है, जैसे अली प्लेज। अब सिंपली अली खेलता है, जुमला तो मुकम्मल हो गया है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो बगैर किसी ऑब्जेक्ट के कभी भी कंप्लीट नहीं होते और यूजुअली उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। मैंने आपको मिसाल भी दी है, ही एट द केक, उसने केक खाया है। अब यहाँ पर ही एट तो मैं लगा सकती हूँ उसने खाया, लेकिन ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा और ये मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को उसके साथ लगा दूं, इसलिए मैंने केक का इंतखाब किया। अब आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब पे। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसे ट्रांजिटिव वर्ब की तरह किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे द कैंगरू जंप्ड। अब यहाँ पर मैंने बताया है कि कैंगरू ने जंप किया है। मुझे जंप के आगे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर महसूस होता कि मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि वो इनट्रांजिटिव वर्ब ना होता। लेकिन जब यहाँ मैंने लिख दिया कि द कैंगरू यहाँ सब्जेक्ट है, जंप्ड, और जंप्ड यहाँ पर वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, इस तरह के सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल होगा उस वर्ब को हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है फ्रेजल वर्ब। आपने देखा होगा ग्रामर में बहुत ज्यादा जुमले इस्तेमाल होते हैं जिनमें बहुत सी प्रपोजिशंस होती हैं, जैसे लुक आफ्टर, लुक इन, लुक ऑन, इसी तरह गिव इन, गिव अप, गिव ऑन। इस तरह के तमाम जुमले जिनमें ऑन, इन, अप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, इन अल्फाज को प्रपोजिशंस कहते हैं। ये प्रपोजिशंस जब किसी वर्ब के साथ लगती हैं तो इस वर्ब को और प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। फ्रेजल वर्ब में प्रपोजिशन के बदल जाने से पूरे जुमले का मतलब और उस वर्ब का मतलब बदल जाता है। जैसे गिव अप का मतलब कुछ और होगा जबकि गिव इन का मतलब कुछ और होगा। इसी तरह से जब मैं किसी जुमले में पुट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी तो पुट एक मेन वर्ब होगा। इसके साथ मैं प्रपोजिशंस को बदलती जाऊंगी, जैसे पुट अप, पुट ऑफ, पुट इन। तो इस तरह इन तमाम अल्फाज का मतलब बदल जाता है जब मैं प्रपोजिशन को बदल देती हूँ, और फ्रेजल वर्ब्स में डिफरेंट प्रपोजिशन से डिफरेंट मीनिंग आता है। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप उर्दू में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं तो आप अपने जुमले में किए गए काम को दोहराते हैं, जैसे मैंने खुद ही अपने आप को सवार लिया है। इसी तरह मैंने खुद ही अपने आप को तकलीफ पहुंचा दी है। ये जो लफ्ज आप खुद ही या अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, यानी इन अल्फाज का जब आप इस्तेमाल ग्रामर में करते हैं तो आप ये शो करते हैं कि मैंने अपने ही वर्ब का रिफ्लेक्शन दिया है। रिफ्लेक्सिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें आप अपने ही बारे में बताते हैं कि मैंने ये काम किया है और खुद ही किया है। ठीक है, सब्जेक्ट को यानी सब्जेक्ट एक्शन को अपने ही ऊपर वापस ले लेता है। जैसे he hurts himself while playing, उसने अपने आप को तकलीफ दी
खेलने के दौरान। तो ये ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि ये जो लफ्ज़ होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ये तमाम लफ्ज़ जब सब्जेक्ट इस्तेमाल करता है तो एक्शन को अपने ऊपर वापस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि ही हिमसेल्फ किल्ड अ कैट, उसने खुद ही बिल्ली को मार दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब की तरफ। द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी भी स्टेट को डिस्क्राइब करता है, यानी वो ऐसा वर्ब होता है जो एक्शन वर्ब नहीं होता, उसमें किसी किस्म की हरकत मौजूद नहीं होती और आम देखने वाले शख्स को कभी पता नहीं चलता कि ये कौन सी काइंड का वर्ब है। लेकिन आज मैं आपको क्लियर करूंगी कि इस तरह के वर्ब को स्टैटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव दिस मूवी। यहाँ देखिए मैं अपनी लाइकिंग के बारे में बता रही हूँ कि मुझे ये मूवी पसंद है, मुझे ये मूवी पसंद है। इसी तरह अगर मैं कहूँ आई लाइक दिस एनिमल, यानी मुझे ये जानवर अच्छा लगता है या मैं इस जानवर को पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर लाइक का लफ्ज़ लोग यूजुअली गलत ले जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन ग्रामर मिस्टेक है कि लोग समझते हैं यहाँ पर लाइक का लफ्ज़ जो है वो एक नाउन होगा, जबकि वो वर्ब होता है। स्टैटिव वर्ब में कभी भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होगा और ना ही वो रिफ्लेक्सिव होगा। और ये चीज़ें मेरा ख्याल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप समझ लें कि स्टैटिव वर्ब जो है हमेशा किसी स्टेट के बारे में बताएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए हम डी और ईडी का इस्तेमाल करते हैं। अब आप जानते हैं इस बात को कि रेगुलर वर्ब कोई एक्शन वर्ब भी हो सकता है या फिर वो कोई दूसरा वर्ब भी हो सकता है कि वो एक ट्रांजिटिव वर्ब हो या हो सकता है कि वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रेगुलर वर्ब को ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव या फिर एक्शन वर्ब्स में से तब पहचान सकते हैं जब आप उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म देखते हैं। जैसे अली प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर प्ले का वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ब भी है। इसी तरह कोई भी वर्ब एक्शन वर्ब हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है या इनट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वो रेगुलर वर्ब है या नहीं है। हमें इसके रेगुलर होने या ना होने का इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म से पता चलेगा। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। इसी तरह इनकरेज, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड। तीसरा हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। यानी आप देख रहे हैं कि तमाम फॉर्म ऑफ वर्ब्स सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी के साथ इस्तेमाल हो रही है और ईडी के बगैर इस्तेमाल नहीं हो रही। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताती चलूं कि इंग्लिश ग्रामर में रेगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली जब आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो ईडी और डी के साथ करते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जिनको याद करना बहुत ज्यादा आसान है। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में यही फर्क होता है कि रेगुलर वर्ब्स ईडी और डी के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए रेगुलर वर्ब्स को याद करना, उनकी फॉर्म्स को याद करना ज्यादा आसान होता है। अब चलते हैं हम इरेगुलर वर्ब्स की तरफ। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को डी और ईडी की जरूरत नहीं होती, और ये वो वर्ब्स होते हैं जो या तो सेम होते हैं, जैसे एक वर्ब है कट। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी कट कट आता है। इसी तरह हिट, हिट, हिट। यानी फर्स्ट फॉर्म इज हिट, सेकेंड फॉर्म इज हिट एंड थर्ड फॉर्म इज हिट। इस तरह के तमाम वर्ब्स जो अपने एंड पे ईडी नहीं लगाते या डी नहीं लगाते, और इस तरह के तमाम वर्ब्स जो सिंपली यूनिफॉर्म होते हैं और उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती, इस तरह के वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से भी वाज़ेह करने की कोशिश की है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। यहाँ पर वेंट किसी तरह भी गो के साथ मैच नहीं करता और गॉन का लफ्ज भी वेंट के साथ मैच नहीं करता। तो इरेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको कभी क्लियर नहीं होती और वो एक दूसरे के साथ या तो इतनी मैच करती है कि उनमें एक लफ्ज का भी चेंज नहीं होता, एक अल्फाबेट भी चेंज नहीं होता, या फिर वो इतने डिफरेंट होते हैं कि उनमें से कोई भी फॉर्म दूसरे से नहीं मिलती। इस तरह के इरेगुलर वर्ब्स को उनके एंड पर सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये इरेगुलर होते हैं और इन वर्ब्स को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इन वर्ब्स पे भी मैं एक और लेक्चर अपलोड करूंगी और इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माइंड फ्यूल। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और
अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।